अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो कि आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिहाज़ से हवाले से बहुत रेलेवेंट हैं। अ, इस वक़्त आप सबको पता है कि इज़राइल और ईरान के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है और काइंड ऑफ लाइक वॉर की सिचुएशन है। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकग्राउंड पे चीज़ है उस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है। अम, और उसको समझना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है। और व्हाई ये पूरा सिनेरियो इस तरह से अनफोल्ड हो रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक बात है जो बार-बार यूज़ की जा रही है, वो है या बैकएंड पे जो यूज़ की गई है वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ओके? या यूरेनियम एनरिचमेंट। तो जब भी आप ये बात सुनते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होती है और क्यों इस वक़्त ये वेस्ट के लिए इतना सरदर्द बन गई कि अ, एक हमला भी हो गया और हमला होने के बाद जो है वो ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि ईरान की जितनी न्यूक्लियर साइट्स हैं या ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रोल बैक हो। तो उसके लिए यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो समझना ज़रूरी है क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है और जो कि मुझे इंटरेस्ट करता है साइंस की वजह से। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब भी न्यूक्लियर फ्यूल की बात की जाती है, तो एनरिचमेंट हमेशा एक लाज़मी और मलज़ूम प्रोसेस रहेगा इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क और गेट द पावर आउट ऑफ इट। लेकिन जब भी बात की जाएगी एनरिचमेंट की, ठीक है? तो एनरिचमेंट से मुराद क्या है, वो समझना ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं हम यूरेनियम की। यूरेनियम बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। अब ये जो एलिमेंट जब माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, तो उस वक़्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि ये जब नेचुरली माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, तो मोर देन 99% जो है वो यूरेनियम-238 होता है और लेस देन 1% जो है यूरेनियम-235 होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसको आप इस तरह समझ लें कि ये ट्विन्स हैं और ट्विन्स इस तरह से हैं कि एक की तादाद जो है या एक जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा है नेचुरली अकरिंग और दूसरी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और जो पावर प्लांट्स या वेपन ग्रेड के लिए जो आपको यूरेनियम चाहिए होता है वो यूरेनियम-235 होता है। यूरेनियम-238 से आप पावर प्लांट का रिएक्टर रन नहीं कर सकते। नाउ इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में जो मेजर फ़र्क आपको नज़र आएगा वो एक तो तादाद का मैंने आपको बता दिया कि एक जो है वो अबव 99% है और एक लेस देन 1% है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 235 है वो रेयर है और 235 वो आइसोटॉप है जो बेसिकली पावर रिएक्टर्स के लिए और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है? और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ये एक ऐसी सोर्स है कि जिसके थ्रू आप बेतहाशा पावर जनरेट कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसका डाउन साइड या एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इससे वेपन्स भी मिल सकता है। मैं नेगेटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये यूज़ हो तो ये पूरे ग्लोब के लिए बहुत खतरा है। जो 1945 में यूज़ किए गए थे, तारीख में अब तक एक ही दफ़ा यूज़ किए गए, वो बहुत कम क्वांटिटी के थे। यानी उनका जो इम्पैक्ट था, उनका साइज़ था, वो इस वक़्त जो कंट्रीज़ के पास वॉर हेड्स हैं, उसके मुकाबले में बड़ा फ़र्क है। तो अगर कभी भी खुदा ना खास्ता ये यूज़ हुए, तो ये पूरे ग्लोब के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है और वो सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है, काफ़ी ईयर्स के लिए, काफ़ी सालों के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात होगी। बट कमिंग बैक मैन, सो अब तक हमने ये बात कर ली कि या यूरेनियम-235 जो कि लेस देन 1% है, जो कि रेयर है नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में, उसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है या कम कंट्री से रिक्वायरमेंट होती है एनरिचमेंट के लिए। अब इसमें बात ये आती है कि आप एनरिचमेंट करेंगे कैसे? ठीक है? तो चैलेंज जो नेचुरल यूरेनियम का है डज़न्ट हैव इन क्योंकि नेचुरल यूरेनियम इनफ नहीं है, तो उसके लिए आपको एनरिचमेंट करनी पड़ेगी। तो एनरिचमेंट का सिंपल आम लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अगर मैंने 100 यूरेनियम के एटम्स लिए, उसमें से सिर्फ 1 एटम यूरेनियम-235 का है, तो बाकी मुझे कम करने हैं
और ये जो एक वाला है ये आगे लेके जाना है। तो 200 है, तो 200 में से जब मैं आगे लेके जाऊंगा इसको किसी प्रोसेस के थ्रू, जिसको मैं इनरिचमेंट का नाम दे रहा हूँ, तो मैं जो दो यूरेनियम के एटम हैं 235 वाले, उनको आगे लेके जाऊंगा, बाकियों को रोकने की कोशिश करूंगा। दैट इज सिंपल प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट। अब जितनी दफा मैं ये प्रोसेस करूंगा उतनी दफा मैं ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम 238 को रोकूंगा, और जो कंसेंट्रेशन है यानी अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 है पर 100 एटम्स, उनको बढ़ाना शुरू कर दूंगा। यानी पहले नेचुरली अकरिंग में 99 U38 के थे, 1 जो है वो आपके पास U35 का था। जब आपने प्रोसेस किया तो फिर हो सकता है 95 U38 के हों, 5 आपके पास U35 के हों। तो बेसिकली अगर ये वाली सिचुएशन आएगी तो इसमें हम कहेंगे कि यूरेनियम इनरिचमेंट 5% हो गई है। ओके, अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंट्रीफ्यूज जो है वो वर्क किस तरह से करते हैं, या सेंट्रीफ्यूज हो गया। सेंट्रीफ्यूज को आप इस तरह से समझें कि ये एक मशीन्स हैं, ऐसी मशीन्स हैं जो थाउजेंड्स रेवोल्यूशंस पर मिनट पे मूव कर सकती हैं, घूम सकती हैं। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि बेसिकली जो यूरेनियम 238 है वो है हैवियर, ठीक है, क्योंकि उसके पास है प्रोटॉन, दोनों के सेम है 235 और 238 के, लेकिन जो 238 है उसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से ये नॉन फिसाइल है। नॉन फिसाइल होने का मतलब ये है कि ये पावर रिएक्टर में यूज़ नहीं हो सकता, इसमें आप इसको तोड़ नहीं सकते। यानी नॉर्म जो U35 है उसके एटम में अगर आपने एक न्यूट्रॉन को हिट किया तो वो न्यूट्रॉन हिट इस तरह से होगा कि वो ब्रेक होगा, ब्रेक होके दो नए एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, और दो नए एलिमेंट से ब्रेक होने के साथ साथ एक और दो न्यूट्रॉन्स और छोड़ेगा, और ये जो दो न्यूट्रॉन्स और छोड़ेगा ये मजीद जाके फर्दर जो U35 है उनको ब्रेक कर सकते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड अ चेन रिएक्शन, और इससे फिर बेतहाशा एनर्जी आपकी रिलीज होती है। नाउ सेंट्रीफ्यूजेस करते ये हैं कि सेंट्रीफ्यूजेस मशीन्स हैं, आप उसको बड़े सिलेंडर्स समझ सकते हैं। इसमें यूरेनियम को डाला जाता है, या यूरेनियम को आप आम लफ्ज़ों में बोलें कि यूरेनियम को पहले एक गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और उस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको इस सिलेंडर में डाला जाता है, और इस सिलेंडर को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। जब इस सिलेंडर को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है तो आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप कोई लिक्विड लें, पानी लें, और उसमें कोई सॉलिड चीज़ डालें घोलने के लिए, तो क्या होता है? जैसे ही आप घोलना शुरू करते हैं तो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, वो किनारे पे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेंट्रीफ्यूजेस में भी ये होता है कि यूरेनियम 238 चूँकि हैवियर है, तो वो हैवियर होने की वजह से वो साइड में जाना शुरू हो जाता है, और जो U35 है वो लाइटर होने की वजह से सेंटर में आना शुरू हो जाता है। और अगर आप ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स करें with many centrifuges in cascade or with different configuration, तो अल्टीमेटली आप यूरेनियम इनरिचमेंट को बढ़ा सकते हैं, और इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है पावर प्लांट्स के लिए वो 3% से लेके 5% तक होती है, ठीक है। 3 to 5% इज समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर 3 to 5% से ज़्यादा आप जाएंगे, यानी 5% से जैसे आप ऊपर जाएंगे, तो जो भी कंट्रीज 5% से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो फॉरेन से जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी रेड फ्लैग में आ जाते हैं, ठीक है। और रेड फ्लैग में आने की रीज़न ये है कि चाहे कोई भी कंट्री ये बात कहे कि हम तो ये जो इनरिचमेंट है ये हम नॉन वेपन और पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो भी कंट्री अबव 5% इन्वेस्टमेंट पे जा रहा है वो उसको वेपन ग्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मसला सारा ये है कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो बेसिकली इनरिचमेंट है फ्रॉम लेस देन 1% टू 20%, ओके। बट जैसे ही आप 20% को क्रॉस करते हैं तो 20% को क्रॉस करने के बाद आपके पास जो एफर्ट है जो 20% से 90% तक जाने में है यूरेनियम इन्वेस्टमेंट की, वो एफर्ट रिलेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू लेस देन 0% से 20% पे आने के लिए।
तो अब इशू ये है कि जब सॉरी फिलहाल मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर आना पड़ गया। अब वापस आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रिसेंट ईयर्स में जब लास्ट टाइम ट्रम्प अपनी प्रेसिडेंसी में आए थे तो उन्होंने जो डील ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी उसके तहत ईरान को अलाउ था कि वो 3.67% तक इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जब ट्रम्प उस डील से बाहर निकले तो उस डील से बाहर निकलने के बाद और सैंक्शन दोबारा से काफ़ी सारी सैंक्शन रीइंस्टेट की, तो उसके बाद फिर ईरान ने उस डील को फॉलो करना छोड़ दिया। और जब ईरान ने उस डील को फॉलो करना छोड़ा और इनरिचमेंट जो है वो 5% से ऊपर ले गए, 20% से ऊपर ले गए, और रिसेंटली हमने इस तरह की बातें सुनी थी कि ईरान जो है वो 60% से भी ऊपर इनरिच करेगा। तो ये चीज़ वेस्ट के लिए सरदर्द है। सरदर्द इसलिए है कि आपने अभी रिसेंटली देख लिया होगा कि ईरान ऑलरेडी हैज़ मिसाइल्स विच कैन पेनिट्रेट इज़राइल्स आयरन डोम, और चूँकि इसराइल के पास चूँकि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इसराइल को हिट कर सकता है और उसके आयरन डोम को पेनिट्रेट कर सकता है, तो उनके लिए ये क्लैरिटी नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मिसाइल्स आ रहे हैं तो उन 100 के 100 मिसाइल्स में से कौन सा मिसाइल्स ऐसा हो सकता है जो जिसमें वॉरहेड हो, न्यूक्लियर वॉरहेड हो। या फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 100 न्यूक्लियर वॉरहेड भी बना लिए और किसी हाइपरसोनिक मिसाइल में रख के मार दिया, तो इसराइल तो बेसिकली इतना छोटा है कि अगर उसमें इस तरह का कोई अटैक होता है तो उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। तो वो जो बात करते हैं कि वो इस चीज़ को वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखते हैं, स्पेशली विद द फैक्ट दैट कि ईरान जो है कंटिन्यूसली ये बात भी करता है कि दैट टू इसराइल दैट टू ईरान, तो वो इसको अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे देखते हैं। तो इसी वजह से वो ईरान को इनरिचमेंट करने नहीं देना चाहते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर इंटरनेशनल लॉज देखें तो अगर आप सारी चीज़ों के सिग्नेटरी हैं और सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आप इनरिचमेंट कर सकते हैं फॉर पीसफुल पर्पसेस। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको जो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उन सब चीज़ की फॉलो करना पड़ेगा। और जो रिटॉरिक है कि हम उसको मार देंगे उसको मार देंगे, वो चीज़ बैकफायर कर सकती है, क्योंकि ईरान के केस में भी हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इमोशन से बाहर अगर आके देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्यों उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम है न्यूक्लियर इनरिचमेंट, और क्यों वो इन न्यूक्लियर साइट्स के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी और कि ये जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो क्यों प्रॉब्लम है वेस्ट के लिए और वाई दे आर हिटिंग। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है कि इट्स नॉट जस्ट कि आपने इनरिच कर ली 90% इनरिचमेंट के बाद भी देयर आर स्टेजेस टू क्रिएट सम डिवास्टेटिंग वेपन, और उसकी भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं उसकी भी वीडियो बना सकता हूँ कि हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी। यानी अगर आज भी ईरान के पास स्टॉक पाइल्स हैं, स्टॉक पाइल्स कहते हैं जो यूरेनियम के ज़खायर होते हैं उनको स्टॉक पाइल कहा जाता है। अगर ईरान के पास स्टॉक पाइल्स हैं तो अगर उसको वेपन में कन्वर्ट करके उसको डिलीवरेबल वेपन तक लेके जाने का एक लंबा प्रोसेस है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि अगर आज वो बम बना भी लें तो कल वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। बट वेस्ट जो है वो ये चाहता ही नहीं है कि उस स्टेज तक बात पहुँचे, और स्पेशली कंसीडरिंग द सिचुएशन जो हॉस्टिलिटी है बिटवीन ईरान एंड वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा, मैं इसमें और वीडियो भी बना सकता हूँ और मज़ीद साइंटिफिक डिटेल्स भी बता सकता हूँ आपको इसके हवाले से। थैंक यू वेरी मच।